नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कार्य से रिलेटेड जानकारी। कार्य वर्क क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, चाहे वो एसआई मात्रक हो या फिर सीजीएस मात्रक हो, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कार्य से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके पेपर में आते हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपसे आशा करता हूं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो हमारा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखा है कार्य वर्क। तो इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये फिजिक्स का एक पार्ट का टॉपिक है कार्य। और फिजिक्स में कार्य का मतलब ये होता है कि कार्य का होना यह समझा जाता है कि यदि बल वस्तु में विस्थापन करती है तो उसी को कार्य कहता है, कार्य कहा जाता है। मतलब कार्य वह भौतिक क्रिया है कि किसी वस्तु पर अगर आप कोई बल लगा देते हैं और वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, अपने स्थान को छोड़ देती है, तो उसी चीज़ को कार्य कहते हैं। अगर आप दूसरी भाषा में समझें कि अगर आप किसी दीवार में धक्का लगा रहे हैं और वो दीवार एज इट इज़ बनी हुई है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तभी कार्य होगा। तो परिभाषा ये बनेगी कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसी को कार्य कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप कि हमने क्या बताने की कोशिश की है आपको। यहाँ पर जैसे ये समझ लीजिए कि यह एक गेंद है और इस पर आपके द्वारा एक बल लगाया जाता है। इधर से आप बल लगाते हैं तो बल आप इस तरफ राइट साइड की ओर बल लगा रहे हैं, तो वस्तु भी आपकी राइट साइड में ही लुढ़क कर जा रही है। तो इसी कंडीशन में कहते हैं कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु पर, ये हमारी वस्तु हो गई, बल लगाया जाता है। बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में, बल की दिशा राइट साइड है तो गेंद राइट साइड की तरफ लुढ़क कर गई है, तो विस्थापित कर दी गई है। तो गेंद हमारी ए पोजीशन पर थी और अब हमारी गेंद बी पोजीशन पर पहुंच गई। तो वस्तु में विस्थापन की क्रिया ही कार्य कहलाती है। ये आप समझ गए होंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। फिलहाल अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए दो कारकों की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए दो कारक होने ज़रूरी हैं। पहला कारक क्या है वो आप देख लीजिए। पहला कारक होता है बल। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर आपको बल लगाना जरूरी है। बल लगाएंगे तो दूसरा जो कारक मिलेगा वो हमारा मिलेगा विस्थापन। मतलब वस्तु में थोड़ा सा भी, चाहे क्यों ना हो, थोड़ा सा विस्थापन होना जरूरी है। मतलब वस्तु अपने स्थान से थोड़ा हट जाए तभी आपका कार्य होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें साथ साथ रहेंगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ साथ नहीं हुई तो आप कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे वस्तु यहीं पर अगर रखी रहती और कितना भी ताकत लगा देते तो आप तो कार्य कर रहे हैं, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप उसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु जहाँ पर थी वहीं पर रखी हुई है। लेकिन वस्तु यहाँ से बी पोजीशन पर पहुँच गई, तो इस कंडीशन में विस्थापन भी हो गया और आपने उस पर ये बल भी लगा दिया। तो इस कंडीशन में कारक दो होते हैं, बल और विस्थापन। ये दोनों हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। इसको और आसानी से समझें कि एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी किताब को ज़मीन से या मेज से ऊपर उठाते हैं तो ऐसी कंडीशन में कार्य आपका हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि किताब पहले मेज या ज़मीन पर रखी हुई थी, बट आपने जब किताब को ऊपर उठा लिया तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ी ऊंची पहुंच गई और इस कंडीशन में उस किताब में थोड़ा विस्थापन हो गया। और बल तो आपने लगाया ही है, हाथ से उठाया हो या किसी भी दूसरी चीज़ से, तो आपके द्वारा बल तो यूज ही किया गया और वस्तु में विस्थापन भी हो गया। तो इस कंडीशन को ही कार्य कहते हैं। ये भी आप समझ चुके होंगे। और इसमें कुछ कंडीशन और भी कही जाती है कि अगर कारक जो है तो इसमें आरोपित बल का परिमाण भी होता है कि यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य आरोपित बल के परिमाण पर निर्भर करता है। पहली चीज़ क्या होती है कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा वो आरोपित बल के परिमाण पर निर्भर करती है। यदि आरोपित बल का परिमाण, ध्यान से देखिएगा कि अगर आरोपित बल, ये हो गया हमारा एक वस्तु, इस पर ये बल हमने आरोपित किया। आरोपित क्या मतलब? हमने बल लगाया। तो अगर हमने इस पर कम बल लगाया तो वस्तु हमारी थोड़ी दूर तक ही जाएगी। फिलहाल एक पोजीशन पर थी, गेंद हमारी बी पोजीशन पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट जो डी हुआ वो थोड़ा हुआ, लेकिन वस्तु ने स्थान को बदल दिया। तो ये तो हो जाएगा हमारा
कि यदि आरोपित बल कम लगाएंगे तो कार्य भी कम होगा, मतलब वस्तु थोड़ी दूर तक जाएगी। दूसरी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि अगर आप इसी कंडीशन में वस्तु पर बल, ये हमारी एक वस्तु हो गई, इस पर आपने ज़्यादा बल लगा दिया तो वस्तु भी आपकी ज़्यादा दूर तक पहुंच जाएगी, ए पोजीशन से पोजीशन बी पर पहुंच जाएगी और इसके बीच में जो विस्थापन होगा डी वो भी बहुत अधिक ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर यदि आरोपित बल का परिमाण कम है तो कार्य की मात्रा भी कम होगी, और अगर आरोपित बल का परिमाण अधिक है तो आपका जो है विस्थापन या कार्य भी अधिक ही होगा, ये हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है बल की दिशा में विस्थापन, दूसरा जो कारक है बल की दिशा में विस्थापन भी होना चाहिए। वो किस कंडीशन में होगा? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन अधिक हो जाता है, सेम ऐसे ही समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर अधिक बल लगाने से वस्तु का विस्थापन अधिक हो जाता है तो कार्य भी अधिक होगा, इसमें कार्य आपके द्वारा अधिक किया जा रहा है। और इसके विपरीत यदि वस्तु का विस्थापन कम है तो इसका मतलब हुआ है कि आपने कार्य कम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कारक बल और विस्थापन दोनों समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। अब आगे बताते हैं। अब जैसे आपको बताया गया कि बल की परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा क्या होती है और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आप समझ गए हैं, कारक भी समझ गए, बल और विस्थापन। अब बात करते हैं कि बल द्वारा किए गए कार्य की माप कैसे आप करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि आपने जो कार्य किया है उसकी माप कैसे निकालेंगे, वो आपको इस मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि बल द्वारा किए गए कार्य की माप कैसे करेंगे। तो बल द्वारा किए गए कार्य की माप दो तरीका से होती है। तो पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका है कि जो कार्य का मान आप निकालेंगे तो कार्य का मान बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ को आप समझिएगा कि हमने क्या बताया कि जो कार्य का मान होता है, कार्य का जो मान होता है वो होता है बल के परिमाण, मतलब बल का परिमाण तथा बल की दिशा में विस्थापन, मतलब बल की दिशा में क्या हो, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिभाषा से ही आपको पता चल जाएगा कि जो कार्य होता है वो बल के परिमाण तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको बल पता हो, विस्थापन पता हो तो कार्य आपको पता चल जाएगा। अब इस चीज़ को आप देखिएगा, कार्य को हम W से शो करते हैं और बल का परिमाण F से लिखेंगे और ये हमारा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है D, तो W बराबर FD हो जाएगा हमारा फार्मूला। ये हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा, W बराबर AFD, ये हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा टफ है। क्योंकि पहली चीज़ होती है कि जिस तरफ आप धक्का देते हैं वस्तु उसी के ठीक सीधे चली जाती है, तो वो हो जाएगी कि जिस तरफ आप बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं वस्तु उसी तरफ जा रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, पहला तो ये हो गया कि बल की दिशा में विस्थापन, दूसरा होगा कि यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ना हो तब आप क्या करेंगे। अब इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ना हो, ये तो हो गया जिस तरफ आपने धक्का दिया वस्तु उसी आपने इधर से बल लगाया वस्तु इधर ही चली गई, तो ये इस कंडीशन में होगा W बराबर FD। लेकिन अब आप समझिएगा कि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं और बल उस तरफ ना जाकर, वस्तु उस तरफ ना जाकर दूसरी तरफ चली जाए, तब आप उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बना दे रहा हूँ एक समझाने के लिए। ये हम समझ लेते हैं, ये सतह है हमारी और ये सतह है, इस पर एक वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है हमारी और इस पर एक बल लगाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी। इधर से हम एक बल लगाते हैं, बल हमारा क्या होगा, F होगा।
और इधर से हम बल लगाते हैं तो अगर इस नियम के अनुसार चले तो इस वस्तु को इस तरफ आ जानी चाहिए, लेकिन वस्तु इस तरफ नहीं आएगी क्योंकि इधर सतह है तो ज़मीन में नहीं घुसेगी। तो यह वस्तु या तो इस तरफ निकल जाएगी या तो इस तरफ निकल जाएगी। अब आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वस्तु इस तरफ मान लीजिए निकल गई। अब वस्तु इस तरफ निकल गई तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और इन दोनों के बीच एक कोण बन जाएगा, कोण थीटा होगा। अब कोण जो भी होगा 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, वो आप न्यूमेरिकल में काम करेंगे, लेकिन इसके बीच एक कोण बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा। और जो वस्तु यहाँ पर थी वो वस्तु यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस सतह पर पहुँच जाएगी यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में और ये हो क्या जाएगा कि वस्तु यहाँ थी और अब यहाँ पहुँच गई, तो इसके बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस चीज़ को आप समझिएगा। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ परिभाषा के रूप में। माना वस्तु पर EF बल लगा दिया जाए, ये हमारा वस्तु है, इस पर EF बल हमने लगा दिया तो इसमें वस्तु में डी विस्थापन हो जाता है। मतलब यहाँ से वस्तु यहाँ पर डी विस्थापन के द्वारा पहुँच जाती है। यदि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा में बना कोण थीटा हो, बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, इसके बीच बना कोण यदि थीटा है तो विस्थापन की दिशा में जो बल का मान होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। मतलब जिधर से आप बल लगा रहे हैं और जिस तरफ वस्तु विस्थापित हो रही है उन दोनों के बीच बना जो कोण होगा वो हमारा एफ कॉस थीटा हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। इसलिए होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। इसलिए होगा क्या, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो होगा W बराबर, अब देखिएगा वहाँ पर W बराबर FD था जो हमने ये फार्मूले में लिख दिया, लेकिन अब दिशा दूसरी तरफ है, वस्तु के बल की दिशा में वस्तु विस्थापित नहीं हुई है, तो हो जाएगा F, उसके बाद cos थीटा हो जाएगा, F cos थीटा और D इंटू D हो जाएगा। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं FD और cos थीटा। तो W बराबर ये भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो होगा, वस्तु जिधर से बल लगा रहे हैं वस्तु उसी तरफ जा रही है तो काम करेगा, और ये फार्मूला काम करेगा कि आप बल इस तरफ से लगा रहे हैं, वस्तु ठीक उसकी तरफ ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ जा रही है और उसके बीच का कोण बन रहा है, तो उसमें इस फार्मूले को आप यूज करेंगे। फार्मूला नंबर 2 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में किए गए कार्य की प्रवृत्ति क्या होगी यदि जिस तरफ से बल लगाएं और वस्तु उस तरफ विस्थापित न हो, दूसरी तरफ विस्थापित हो जाए, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, विभिन्न परिस्थितियां उसकी क्या होंगी। तो फार्मूला हमने आपको बताया जो कि विभिन्न परिस्थितियां में क्या होंगी। W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, इसी फार्मूले से आपको लगाना है। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब आप मानिए कि थीटा बराबर अगर 0 अंश आ गया, थीटा अंश 0 आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा। अब उस चीज़ को देखिएगा। अगर थीटा मतलब वो कोण का झुकाव अगर 0 अंश आ गया तो क्या होगा, तो इसको आप सरल करेंगे। कॉस थीटा बराबर जो होगा वो होगा कॉस 0 अंश, ये हो जाएगा, और कॉस 0 का जो मान होता है, कॉस 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस फार्मूले को रख दें हम, W बराबर FD कॉस थीटा, तो हो जाएगा W बराबर F इंटू डी गुणे 1। तो कोई चीज़ 1 से अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो W बराबर FD होगा। तो अगर अब इस चीज़ को आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये FD वाला पहला वाला फार्मूला है जो हमने पहले बताया था कि जिस वस्तु अगर इधर से आपने धक्का दिया वस्तु इधर ही निकल गई, तो इस कंडीशन में आपकी वही फॉलो होगा अगर 0 है, क्योंकि 0 मतलब कोई कोण ही नहीं बना। अगर आपने इधर से वस्तु पर धक्का लगाया वस्तु सीधे निकल गई, तो इस पर कोई कोण बना ही नहीं। कोई कोण अगर बनेगा नहीं तो यह W बराबर FD होगा। लेकिन अगर आपने बल इस तरफ लगाया वस्तु इस तरफ निकल जाती, तो इधर और इधर के बीच में कोई ना कोई कोण बनता। तो ये फिलहाल इसमें कोई कोण नहीं बनेगा। तो अगर 0 है तो FD का ही काम करेगा, W बराबर FD होगा। अब दूसरी चीज़ को देखते हैं कि
अब इस समय पहला तो हमने थीटा बराबर 0 मान लिया। अब दूसरी बार मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं थीटा बराबर अगर हम 90 मान लेते हैं, थीटा बराबर अगर 90 अंश मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि cos 90 अंश, इस चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा। तो अब फार्मूला रखेंगे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। तो F इंटू डी, अब cos हमें मिल गया है cos 90 अंश, तो cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो इस कंडीशन में हो जाएगा F इंटू डी गुणे cos 90 का मान 0। तो अगर कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो W बराबर 0 हो जाएगा, मतलब इस पर कोई कार्य ही नहीं करेंगे। इस चीज़ को अब आप ध्यान से समझिएगा। सॉरी, यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था आपको। F इंटू डी गुणे 0, अगर कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो सारी चीज़ों को वो 0 कर देता है। तो W बराबर 0, मतलब कार्य जो होगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने सर पर एक बॉक्स लेकर खड़ा है, ये समझ लीजिए व्यक्ति है और ये एक वस्तु लेकर खड़ा है, तो इस कंडीशन में ये ज़मीन हो गई और ज़मीन से व्यक्ति खड़ा है, तो इस बीच में कोण कितना हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। तो 90 अंश के कोण का फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि W बराबर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ऊर्ध्वाधर आप खड़े हैं क्षैतिज दिशा में, आपकी ये हो गई ज़मीन, ऊर्ध्वाधर आप मतलब लंबवत ये हो गया और क्षैतिज ये हो गया। तो अगर कोई चीज़ आप सर पर लाद के ज़मीन पर खड़े हैं तो इस कंडीशन में ज़मीन से और आपके तरफ जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। 90 अंश का मान 0 के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अब हम तीसरा फार्मूला लेते हैं। 90 के अलावा तीसरा ले लेते हैं कि थीटा का मान अगर 180 अंश हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा। तो आपका फार्मूला जो है, पहले फार्मूला लिख दें, W बराबर F डी कॉस थीटा। अब मैं जो ये लिख रहा हूँ ये है कि झुकाव, मतलब जिधर से आप बल लगा रहे हैं और वस्तु जिस तरफ विस्थापित हो रही है, उन दोनों के बीच जो कोण बनना है वो 180 अंश का बनना है। तो जो कॉस 180 अंश का मान होता है वो होता है -1 होता है, -1 होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, F इंटू डी फिर कॉस 180 अंश होगा, फिर हो जाएगा F इंटू डी, फिर वो हो जाएगा -1 और W बराबर हो जाएगा -FD। चूँकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, लेकिन जो माइनस का निशान है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो हो जाएगा W बराबर -FD। और इस कंडीशन में होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा कि यदि वस्तु का विस्थापन आरोपित बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य का परिमाण अधिक में होगा तथा ऋणात्मक होगा। इस कंडीशन में कार्य तो अधिक होगा, कार्य तो आप कर रहे हैं लेकिन उसका मान ऋणात्मक होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए कि पहले 180 अंश का कोण आप समझ लीजिए क्या होता है, इससे फिलहाल आप जानते होंगे। रस्सा कस्सी का जो खेल होता है कि रस्सा कस्सी के खेल में हारने वाली टीम द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक होता है। हारने वाली टीम यदि पीछे की ओर बल लगाती है परंतु रस्सी आगे की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है वो माइनस में हो जाता है। आप देखिए, आप ये एक रस्सी है, फिलहाल अगर यहाँ पर रस्सी ऐसे खड़ी कर दी जाए तो 90 अंश का कोण बना रहा है, लेकिन इस रस्सी को अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो 180 अंश का कोण बन गया। तो एक आदमी इस तरफ से इस तरफ खींच रहा है और एक व्यक्ति इस तरफ खींच रहा है। रस्सी को खींचने के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ अपना अपना बल लगा रहे हैं, लेकिन हाथ अगर मानते हैं ये है और ये बी है और बी टीम हार जाती है, बी वाली टीम हार जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हारने वाली जो टीम है इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये हार गई। बल तो ये भी इस तरफ लगा रही थी, लेकिन हारने की वजह से इसका जो मान हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। और क्योंकि ये पीछे की ओर बल लगा रही थी और रस्सी इस तरफ निकल गई, इस वजह से माइनस हो जाएगा। पर रस्सी क्योंकि आगे की दिशा में विस्थापित हो जाएगी, इस कंडीशन में जो मान आएगा वो हमारा W बराबर -FD आएगा। अब हम जो बात करते हैं वो बताने जा रहे हैं आपको कि कार्य का मात्रक क्या होता है, वो अब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। कार्य का मात्रक पहले आप देख लीजिए कि
W बराबर क्या होता है FD। तो W बराबर इसका मात्रक निकालने का सबसे सही तरीका है, F मतलब फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और D मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो उसने कुछ दूरी का तय करी, विस्थापित हुई, तो दूरी को लिखते हैं मीटर। तो ये हो जाएगा W बराबर न्यूटन मीटर। तो जो कार्य का मात्रक होगा या W का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर होगा या फिर जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके लिए है, आप न्यूटन मीटर लिखें या जूल लिखें, क्योंकि W का मात्रक ये दोनों ही चलता है। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अगर आप मान लीजिए कि यदि F बराबर 1 न्यूटन यूज हुआ हो, यदि F बराबर 1 न्यूटन और D बराबर 1 मीटर यूज हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में होगा W बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1 जूल। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है कि 1 जूल बराबर यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल 1 न्यूटन है, आरोपित बल 1 न्यूटन है और 1 न्यूटन के बल लगाने से वस्तु में विस्थापन 1 मीटर हो जाता है, तब बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो 1 जूल के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा SI यूनिट है। SI यूनिट मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो होती है वो हमारी होती है न्यूटन मीटर या जूल। इसका एक मात्रक और होता है CGS मात्रक, जिसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसके हिसाब से क्या होता है वो भी मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। CGS यूनिट क्या होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसके हिसाब से इसका जो यूनिट होगा कार्य का वो क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो CGS में कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है अर्ग। इतना ही काफ़ी आपके लिए अर्ग होता है। अब इसको इस पद्धति में कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा W बराबर F इंटू डी होता है। W बराबर F इंटू डी होता है। तो यदि आप मान लीजिए कि F आपने लगा दिया F बराबर 1 डाइन, सॉरी यदि F बराबर 1 डाइन है तो D बराबर भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि W बराबर जो हो जाएगा 1 डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अर्ग हो जाएगा। अब ये डाइन क्या होती है इस चीज़ को मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले इस वीडियो को क्लियर करते आगे बढ़ते चल रहे हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा अर्ग क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी वस्तु पर 1 डाइन वर्क किया जाए और वह वस्तु 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाए तो जो कार्य होगा वो 1 अर्ग होगा। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ डाइन होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ जूल तथा अर्ग में संबंध क्या होता है। अगर इस संबंध को आप समझ जाएंगे तो अर्ग आपको समझ में आ जाएगा। संबंध क्या होता है वो आप देखिएगा। W बराबर FD से इसी फार्मूले से आपको लगाना है। देखिएगा W बराबर FD तो कार्य बराबर 1 जूल बराबर क्या होता है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। इस चीज़ को स्थान पर रखते चले जाते हैं, भी अर्ग आपको फार्मूला पता चल जाएगा। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 1 न्यूटन में होते हैं 10 पर पावर 5 डाइन। समझिएगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन होता है गुणे, चूँकि ये वाला सेंटीमीटर में हमें निकालना है तो मीटर का कितना सेंटीमीटर होगा 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा 10 पर पावर 5 डाइन यहाँ पे है, सॉरी डाइन यहाँ पे है और 100 यहाँ है, तो मतलब 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो 10 और 10 ये हमारा कॉमन है तो 10 यहाँ पर लिख देंगे और ये पावर घातें जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7, तो ये हमारा हो जाएगा अर्ग। तो कहने का मतलब हुआ 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। तो ये आशा करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे, कार से रिलेटेड आप सारी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और इसी से संबंधित अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स मिलता है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।